नमस्कार दोस्तों, मैं विशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जामिनेशन काफ़ी हेक्टिक एग्जामिनेशन सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा था कि क्या होगा कैसा होगा। अब सारी समस्याएं जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं, एग्जामिनेशन आपके बीत चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि डिस्कशन किया जाए कि पेपर का सोल्यूशन क्या है, यानी कि जो बच्चों के मन में शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ज़्यादातर प्रश्नों का आंसर बताने का प्रयास किया जाए। शुरू करते हैं। पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो आपको बता दूं कि बैंक रेट के बारे में कहा गया कि एक ऑफिशियल रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंकों को लंबे समय को डिफाइन किया गया 90+ डेज, यानी 90 दिन से ज्यादा के लिए जिस ब्याज दर पर देती है उसी को हम लोग नाम देते हैं बैंक रेट का। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, ये आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन। सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ज्यादातर लोगों को पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। असम इसीलिए जाना जाता है। कई एग्जामिनेशन में रिपीटेबल क्वेश्चन है, लगातार कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा प्रश्नों में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चला जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हिमालयी नदी तंत्र जब आप पढ़ोगे तो 3 नदियों की बात होती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो देख लिया जाए ऑप्शन में, तो कावेरी को एलिमिनेट कर दिया जाए, गंगा को रखा जाए, ब्रह्मपुत्र को रखा जाए, गोदावरी को एलिमिनेट किया जाए। यानी कि जहां पर हमको सेकेंड और थर्ड मिल जाए, यानी हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका होगा सेकेंड और थर्ड। ये आंसर आपका सटीक है जो रिप्रेजेंट करता है हिमालयी नदी तंत्र को। आगे चला जाए चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा है 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। द 100 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। तो वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति। ये भी इकोनॉमी से आने वाला एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो लगातार पूछा गया है। तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे कि 1 रुपी नोट को छोड़ करके 1 रुपी नोट के बारे में कहा गया कि 1 रुपी नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। उसके अलावा जितनी भी नोट होती है उन सारी नोटों पर सिग्नेचर जो होते हैं वो होते हैं आपके आरबीआई गवर्नर के। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है आरबीआई गवर्नर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि चौथे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही है। आगे चला जाए। 5वां प्रश्न कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी। तो इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो सीआरआर जो हम लोग कहते हैं, सीआरआर हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो को, यानी नगद आरक्षित अनुपात पे, नगद कोष अनुपात को। तो ये एक ऐसा अनुपात होता है जो कमर्शियल बैंकों को सिक्योरिटी के तौर पर जमा रखना होता है। किसके पास? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो अगर बैंक सीआरआर ज्यादा जमा करेंगे तो इसका मतलब कि मार्केट में कैश फ्लो कम होगा। कम अगर जमा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने का प्रयास करेंगे। तो आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सीआरआर को घटाया जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन 5वें का जो बी दिखाई दे रहा है कि सीआरआर अगर बढ़ा दिया जाए तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, तो बढ़ जाएगी। 6वें प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। In which of the following type of economies resources are owned privately and main objective behind economic activities is profit making, global, mixed, capitalist और socialist। तो ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है हमारे यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। जहाँ पर पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता ज्यादा होगी वहाँ निजी क्षेत्र जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से वर्कआउट करेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वें प्रश्न के बाद कहते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था जब आप पढ़ोगे तो ये आपका 73वें अधिवेशन के अंदर नाम आता है कि 73वें अधिवेशन में ये चीज रखी गई थी।
उसके अलावा अधिनियम जो था वो अधिनियम था आपका 1993 में। और ये दिमाग में रखिएगा कि इसको हम लोग रखते हैं, ना तो ये मूल अधिकार का पार्ट है, ना तो ये मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। ये पार्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। फेमा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो राइट आंसर जो है इसका वो है आपका डी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दो एक्ट आए हुए थे, एक था आपका फेरा, फॉरेन एक्सचेंज का एक एक्ट था फेरा, और एक था वो था आपका रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो हमारे यहाँ पर लागू है। विदेशों में जितनी भी चीजें जाती हैं बिना सरकार को बताए या चोरी छिपे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जिसको नाम दिया गया फेमा। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये आपका शामिल है समवर्ती सूची में। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर बढ़ा जाए, तो 10 की तरफ, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की चर्चा हुई? अगर इस पे बात किया जाए तो अल्पसंख्यकों के हित की चर्चा हुई है अनुच्छेद 29 के अंदर। अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की बात हुई है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो धारावाहक आप पढ़े होंगे अगर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जहां पर चर्चा होती है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही सॉलिड कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर का काम करते हैं। फिर उसके बाद आसान सा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार ये कहाँ पर है? तो शिक्षा का अधिकार डिफाइन किया गया अनुच्छेद 21A के अंदर। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये भी अच्छा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर आप बात करेंगे तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने, BNR राव, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो नेहरू जी ने रखा था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयास मेरा यही बना हुआ है कि किस तरीके से कम रखा जाए, समय आपका कम से कम लिया जाए और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करके दे दिया जाए। इसलिए मैं थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन की बहुत आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि प्रश्न इस तरीके के बने हैं कि वन लाइनर टाइप के ही बने हैं। तो इसलिए मैं बिना आपका समय लिए हुए ही प्रश्न कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो ये हम लोग ध्यान देंगे। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, तो बिना सोने में बिना कोई अशुद्धि मिलाए हुए कभी भी सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो 18 कैरेट के अंदर 75% सोना होता है, बाकी जो 25% होता है वो आमतौर पर हमारे यहाँ पर सिल्वर और कॉपर का प्रयोग किया जाता है। संतरे में क्या ज़्यादा होता है? संतरे में विटामिन सी ज़्यादा होता है संतरे में। उसके बाद देखा जाए तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एक आ गया, उसको मैथ वाले सर सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद प्रकाश वर्ष, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन लगभग पूछता है कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हवाई जहाज की गति एक वर्ष में मापी गई, रॉकेट का भी एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई। तो वो प्रकाश वर्ष जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष के दौरान जो दूरी नापी जाती है उसी को बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको भी हम लोग यहाँ कर देते हैं CaOCl2। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं साफ सफाई के लिए और तमाम चीज़ों के बाद। उसके बाद 19 मैथमेटिक्स, 20 मैथमेटिक्स, 21 मैथमेटिक्स, 22 मैथमेटिक्स। हाँ, इसमें हिंदी में भी आया जाए। मन को हारने वाला तो मनोहर होता है। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का मतलब है, जैसे बिहारी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी जी जो है वो कम शब्दों में ज्यादा चीजें कह सकते थे, तो थोड़े में बहुत कहना, यानी कम शब्दों का प्रयोग करके और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सही कर देना, इसी को हम लोग कहते हैं गागर में सागर भरना। उसके बाद सही वर्तनी देखना है, तो महत्वाकांक्षा नहीं होता है, महत्वाकांक्षा होता है। तो ये ऑप्शन बी आपका 25 के लिए सही है। एकल का विलोम, तो एकल का ये सिनोनिम से अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त कुछ नहीं होगा यहाँ पर, बहुल। 25वें प्रश्न पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न है जो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि घमंड को रिप्रेजेंट करता है। दर्प, दर्प मतलब होता है घमंड।
आगे चलते हैं, इंग्लिश का भी जो क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाएगा, पैराग्राफ वाला आप देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मतलब एक मेनी साइडेड पर्सनालिटी किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं जिसके पास कई कलाएं हो, यानी कि जिसको कई चीजें आती हो, यानी कि पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड को हम लोग बोलते हैं मेनी साइडेड। फिर उसके बाद पक्षी का पक्षी नृविज्ञानी, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को परेशान किया था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अगर बात किया जाए तो ये मानव के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, यानी कि जो मानव का विज्ञान जानता हो उसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, फेमस के लिए, तो फेमस के लिए सबको पता होगा पॉपुलर। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, और पारदर्शी की होता है विलोम अपारदर्शी, यानी कि ओपैक को अगर ठीक किया जाए तो ये सही होगा, क्योंकि क्लियर, ऑब्वियस, लिम्पिड ये सब चीजें जो है उसके लिए नहीं है। इसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग का ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा लिए होंगे कि उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मिल, तो पनीर, दही, मक्खन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तेल जो है ये थोड़ा सा अलग है। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने किया होगा। आगे चलते हैं, बोल्ड। बोल्ड का मतलब है बॉम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर जो है वह है आपका राजस्थान की। ये जो परियोजना है ये राजस्थान में शुरू की गई थी। इसके अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा दो चीजें थी, एक आपका बीएसएफ का सहयोग से इसको शुरुआत किया गया था। कोवैक्स, कोवैक्स एक योजना थी यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन ने कोवैक्स स्कीम के तहत फ्री में वैक्सीन देने का प्रयास किया था, और ये पहला जो देश था वो था आपका घाना, जिसने पहले वैक्सीन पाई। लाइट हाउस परियोजना में 6 शहरों की बात हुई थी, एक था आपका अगरतला, एक था आपका राजकोट, एक था आपका लखनऊ, एक था आपका इंदौर, एक आपकी रांची और एक आपकी चेन्नई। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पटना कहीं भी नहीं, और क्वेश्चन भी क्या पूछा है कि किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, तो चेन्नई, रांची और अगरतला में हुआ था। पटना एक ऐसी जगह थी जहां पर लाइट हाउस परियोजना का कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। फिर उसके बाद कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो ज्यादातर लोगों ने रिलायंस जियो लगाया है, लेकिन बता दूं आपको कि वोडाफोन जो है, क्योंकि यहाँ विश्व पूछा है, भारत पूछा होता तो नो डाउट नंबर 1 रिलायंस जियो है, लेकिन विश्व में आप देखोगे तो AT&T के बाद सीधे नाम आता है भारतीय कंपनी के तौर पर वोडाफोन का। तो ये आपका हो गया ये प्रश्न। आगे चलते हैं, आगे जब आप आओगे तो कह रहा है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो ई कैबिनेट का मतलब है कि ज्यादातर मंत्री परिषद जो है वो वर्क करेगा कागज रहित, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग करेगा। तो ये पहला जो था जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश। फिर कह रहा है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में UDISE, तो UDISE का फुल फॉर्म जिसको पता होगा वो बता देगा कि किसका है, यूनाइटेड एजुकेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यानी यूनाइटेड एजुकेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो ये आप देखोगे तो नाम से ही लग जा रहा है कि एजुकेशन प्लस, यानी कि किस मंत्रालय ने शुरू किया होगा, तो ये है आपका शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था, ये आपका होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला, तो सबको याद होना चाहिए सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला जो है वो भारतीय मूल की, यानी कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन, यानी कि जो इंडिया में बॉर्न है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो ये आप जान लीजिए कि ये डोपिंग के लिए वजह से प्रतिबंध लगा है वो लगा है सुमित मलिक के ऊपर। तो सुमित मलिक वो पहलवान है जिनके ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगा है। आते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न जो हमारा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताते हैं कि हमारे पास 5 ऐसे राज्य हैं। पहला नाम मैं ले रहा हूँ अपने उत्तर प्रदेश का, देन मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, देन बंगाल की, देन सिक्किम की, देन उत्तराखंड की। फिर से बता दे रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। कोस्टा रिका, तो ये तो एलिमिनेशन राउंड भी खेलेंगे तो भी आप जान जाएंगे कोस्टा रिका जो है वो कोस्टा रिका की राजधानी जो है वो सान जोस है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ ढाका देश, ढाका यानी बांग्लादेश,
दिल्ली, बीजिंग, ये सारी चीजें आपको पता है। तो एक एलिमिनेट करने के बाद बच रहा है सांजोस, जो कि राजधानी है कोस्टारिका की। वीवो, वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया है? तो ये है आपके विराट कोहली। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो शिखर धवन, ईशांत शर्मा, MS धोनी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर होगा आपका विराट कोहली। विराट कोहली को वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, जो कि काफी अच्छा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस, SUPACE, भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? जरा इसका फुल फॉर्म देखा जाए। सुपेस का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कंट्री एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कंट्री एफिशिएंसी। आंसर आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट पोर्टल, यानी ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो वो बड़े साहब ने भी लॉन्च किया है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हिंदी दिवस सबको पता होगा कि इसी दिन हिंदी को स्वीकार किया गया था, तो हम लोग इसको मनाते हैं 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आप जरा देखिए कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या, अगर हम बात करें कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन हैं, तो भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, मालदीव है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो म्यांमार जो है वो इसका सदस्य नहीं है। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश सार्क के सदस्य हैं। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की अगर बात किया जाए तो अधिकतम संख्या होती है 552, 552, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा है तो 552 मैक्सिमम होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक आपका बुध आता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई कह लीजिए, प्रथम भारतीय कह लीजिए। प्रश्न को थोड़ा सा टेढ़ा बनाने के लिए एशियाई शब्द यूज किया गया था, लेकिन कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अजंता एलोरा, तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते और ऐसे भी आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, यानी कि औरंगाबाद जो है वो आपका सही होगा। लखनऊ, बैंगलोर और दिल्ली में कुछ ऐसा नहीं है। औरंगाबाद, अजंता एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में है। ओणम, ओणम की बात किया जाए तो ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? सबको पता होगा कि ओणम जो है वो मनाया जाता है केरल में त्योहार के रूप में। फिर उसके बाद यहाँ पे आया जाए तो ये सब हिंदी के प्रश्न हो गए, गद्यांश पद्यांश वाले, जिनको आप पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो मैथमेटिक्स के डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न आपको मिलेंगे, भी आप सॉल्व करेंगे। आगे अगर चला जाए तो आगे अभी हमको मुलाकात होगी संभवतः इतिहास के प्रश्नों से, क्योंकि हमसे नहीं मिला है। हाँ, बिल्कुल सही। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो सबको पता होगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता, चरक जो है वो विद्वान माने जाते थे चिकित्सा के। चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद पर लिखी गई सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, या आयुर्वेद के लिए महाकाव्य मानी जाती है, तो वो है आपका चिकित्सा। चरक संहिता संबंधित है किससे? चिकित्सा। दोनों प्रश्न याद रखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला क्रमानुसार सही क्रम है। तो आप देखोगे तो सबसे पहले नाम आएगा इल्तुतमिश का, यानी कि फोर्थ। फिर नाम आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। फिर शेरशाह सूरी जो था वो हुमायूं के बीच में, यानी कि उस समय अकबर से पहले, यानी सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि पहले चौथा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर। हमको ऑप्शन देखना है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य, तुकाराम। तुकाराम साहब का बड़ा नाम आता है जब आप पढ़ोगे शिवाजी के बारे में, तो तुकाराम महाराज का नाम आता है, इसको शिवाजी अपना गुरु मानते थे। तो ये तुकाराम इनका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 2 होम रूल 1516 में, तो 2 होम रूल हमने, अगर आपने पुराना वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने दोनों होम रूल के बारे में चर्चा किया था कि एक एनी बेसेंट का था और एक आपका लोकमान्य तिलक का था। 2 होम रूल हमारे यहाँ पर थे।
कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आप लगा लोगे बड़े आसानी से कि औरंगजेब की मृत्यु, मुस्लिम युग की शुरुआत, कलिंग युद्ध, शक संवत की शुरुआत, इसको आप देखेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस के अंदर अजात शत्रु के रूप में काम करते थे, बड़े ही फेमस राजनीतिज्ञ थे। इसको अगर देखा जाए मिलान करने को, तो आप देखोगे मिलान करने में कि रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज के बारे में अगर बात करोगे तो दयानंद सरस्वती। अब ये ब्रह्म समाज के बारे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती। ये इतने से आप मिला लोगे कि रामकृष्ण मिशन बी का 1 कहाँ दिखाई दे रहा है। तो बी का 1 अगर आप देखोगे तो बी का 1 2 जगहों पे दिखाई दे रहा है, बी में भी और डी में भी। अगला अगर मिलाया जाए यानी ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज यानी ए का 3, तो बी का 1 और ए का 3 कहाँ पे दिख रहा है? तो बी का 1 और ए का 3 दोनों जगहों पे दिख रहा है। बचा कौन? तो आपका बच रहा है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद यानी बी का 1, बी का 1, ए का 3 और सी का 2, तो ये तीनों मिला लिया जाए। सी का 2 कहाँ दिख रहा है? तो बी का 1, ए का 3, सी का, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा बच्चे बच्चे को पता है कि महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर बसंत ऋतु। बसंत ऋतु यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स की अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पर होता है 21 मार्च को, क्योंकि यहीं से हमारा मौसम जो है परिवर्तित होता है। तो 21 मार्च को माना जाता है इसको। खेतड़ी परियोजना, तो खेतड़ी परियोजना जो है वो कॉपर से रिलेटेड है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना कॉपर से रिलेटेड है, कॉपर। फिर उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया। तो आंसर हमेशा दिमाग में रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑफर किया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस साहब ने रिजाइन किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव दिया गया था। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, तो चिनाब नदी के ऊपर ये स्थित है। ये आपका जीएस का पोर्शन मैंने सॉल्व करा दिया। सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरी उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का प्रयास करिएगा। हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी सेकंड सेशन का भी जो शिफ्ट सेकंड का जो पेपर है उसको भी सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा साथ इसी तरह देते रहिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।